हाँ जी, देखिए आपके पास क्लास के लिए आज है, आपके पास टॉपिक है लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स। और जो जीनियस गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के शॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे ये बॉल जो आ रही है इसके तरफ, उसको ये ना एक सुंदर सा कवर ड्राइव मार के है ना बॉल को है ना उसका दिशा बदल देता है और बॉल को है ना बाउंड्री के पास भेज देता है। देखो, उसमें बॉल के पास एक मास है, उसको बॉलर किसी वेलोसिटी से इसकी तरफ फेंका है। ऐसा क्वांटिटी जिसमें कोई मूविंग बॉडी हो तो उसमें मास और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट को आप मोमेंटम कहते हैं। जो बॉल इसकी तरफ आया है, देखो यहाँ पे बॉल आया है, बॉल का एक मास है, 100 ग्राम का बॉल है। उसको कोई बॉलर, फास्ट बॉलर है तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से, कोई बॉलर अगर और दूसरा होता, ये तो फास्ट बॉलर ही है, ठीक है। कैसे पता चला तुमको फास्ट बॉलर है ये? अरे बोलो, कैसे पता चला कि ये फास्ट बॉलर का है? सर, गुड बैट्समैन के सामने गुड बॉलर ही होगा। अरे गुड बॉलर और फास्ट बॉलर में अंतर ना होता है आलोक जी। अरे यार, कीपर नहीं है पीछे, कीपर दूर में खड़ा है। वेयर इज योर कॉमन सेंस बॉयज? कॉमन सेंस नहीं है। तो देखो, ये कोई फास्ट बॉलर ही होगा, हाँ। और उसी में क्लास, एकदम शॉट का क्लास लग रहा है। बॉल है ना बाउंड्री के बाहर, तो बॉल के पास एक मास है और फास्ट बॉलर उसको काफी हाई वेलोसिटी से उसकी तरफ फेंका, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा बॉल के लिए वो उसका लीनियर मोमेंटम। अब देखो, बैट्समैन का बैट जब उसके बीच आता है, बैट्समैन का बैट जब आता है बॉल को हिट करता है, तो लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर है, उसके पास वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, जो वेलोसिटी में जा रहा था उसे ही हमारा मोमेंटम होता है। तो जब बैट से बॉल को हिट किया गया तो देखो, जो मोमेंटम उधर था वो अभी चेंज करके इस डायरेक्शन में गया, करेक्ट है? यस सर। स्पीड बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, स्पीड बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। बॉल का मास तो नहीं बदलेगा, स्पीड बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, लेकिन वेलोसिटी तो जरूर बदला होगा। बोलो, बदला होगा कि नहीं? यस। डायरेक्शन बदला इसलिए वेलोसिटी बदला, तो मोमेंटम में चेंज भी हुआ। तो आज के क्लास में हम लोगों को लीनियर मोमेंटम पढ़ना है। मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और कैसे हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसका एप्लीकेशन, और अगर समय रहा तो इंपल्स। ठीक है, तो ये आज के क्लास का स्टार्टिंग है। देखो, सबसे पहला टर्म, कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m है और वो किसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है। जैसे यहां देखो, एक छोटा बॉडी है छोटे मास का, एक बड़ा बॉडी है बड़े मास का, दोनों है ना एक वेलोसिटी से जा रहा है। तो इससे एसोसिएटेड होता है लीनियर मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली हमारे मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन p इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, और अगर आप इसके यूनिट पे जाएंगे केजी मीटर पर सेकेंड, और अगर आप इसके डायमेंशन पे जाएंगे तो ml/t-1, ठीक है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है मास इनटू वेलोसिटी, और इसका डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की तरफ होता है, ठीक है। कोई भी बॉडी का अगर मोमेंटम लिखना है तो आपको दो चीज जानना होगा, एक है उसका मास और दूसरा है उसका वेलोसिटी। एक है उसका मास और दूसरा है उसका वेलोसिटी, ठीक है। तभी आप उसके मोमेंटम को जान पाएंगे। अब यहां देखो, अगर आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम का बात किया जाए तो m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां बॉडी के स्पीड में चेंज ना हो, लेकिन डायरेक्शन बदल के मोमेंटम में चेंज किया जाता है। कभी भी अगर आपको चेंज इन मोमेंटम का जरूरत पड़ा, हमेशा ध्यान रखना कि फाइनल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिख लो, उसमें से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दो। ऑलवेज 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 कीप वन वर्ड इन माइंड,
always keep one word in mind and that is vector. मोमेंटम वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है। कभी भी अगर हमको उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, चेंज इन सब को सोचना पड़ेगा तो हमेशा हम है ना उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल देखें, यहां एक वॉल है, m मास का एक बॉडी v स्पीड से गया, टकराया और फिर सेम स्पीड से लौट के आया। हम बोले v स्पीड से टकराया और फिर सेम स्पीड से लौट के आया। जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से लौट के आया। बताओ जरा सोच के, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? 2 mv। 2 mv, वेरी गुड। मास है, स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी सेम नहीं। आप जब इस लीनियर मोमेंटम को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको फाइनल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में, इनिशियल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। आप जब फाइनल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो आप लिखिएगा mv के साथ माइनस आई कैप, माइनस इनिशियल मोमेंटम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो आप लिखिएगा mv के साथ आई कैप। ठीक है, change in momentum is equals to minus mv I cap minus mv I cap. So you can say that ki change in momentum will be equals to minus 2 mv I cap. या आप बोल सकते हो कि del p is equals to 2 mv के साथ minus I cap, 2 mv के साथ minus I cap। मतलब change in momentum का जो मैग्नीट्यूड है, change in momentum का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2 mv और उसका डायरेक्शन है माइनस आई कैप। चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2 mv एंड डायरेक्शन है माइनस आई कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 2 mv और डायरेक्शन है माइनस आई कैप। किसी को कोई डाउट यहां तक समझने में? नो सर। अब यहां पे आओ, थोड़ा कुछ वर्ड्स पे काम करो। चेंज इन मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो आपको फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना है। फाइनल मोमेंटम में से आपको इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना है। अब यहां से हम दो चीज लिखते हैं, थोड़ा देखना तो समझना। एक है ये और एक है ये। कोई लैंग्वेज वाइज बता सकता है कि ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? कौन क्या है, किस नाम से जाना जाए? बोलो बोलो, सोच। फर्स्ट वाला चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है सर। और दूसरा वाला? सर मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लेकर हम लोग चेंज निकालें, उसमें मतलब आई कैप और जे कैप नहीं लगाएंगे। ऑलमोस्ट सही बोला। ये क्या है? तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और ये क्या है? तो दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। आपको लैंग्वेज पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जरा सोच के बोलो जी, सोच के बोलो और सोच के बोलो। प्रीवियस एग्जांपल को एक बार फिर से हम आपके सामने रिपीट करना चाहते हैं। कोई m मास का बॉल v स्पीड से वॉल से टकराया और टकराने के बाद v स्पीड से लौटा। तो बताओ, पिछला कैलकुलेशन दिमाग में रखना, इसका आंसर कितना है? 2 mv आई कैप। क्या बोला? इसका आंसर कितना है? 2 mv बोले सर। क्या बोले? सर हम 2 mv बोले। नहीं, तुम आई कैप भी बोला लास्ट में। सर वो हम नहीं थे सर।
तो केवल इसका आंसर 2 MB है। और इसका आंसर कितना है? इसका भी सर 2 MB ही होगा। ये कौन बोला? ये हम बोले सर आलोक। अच्छा, कोई और कुछ? इसका आंसर 0 है। देखो, जब आप ये निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड में से इनिशियल मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को माइनस करेंगे। और जब ये निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? पहले फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल को माइनस करेंगे, बाद में मॉड निकालेंगे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। फाइनल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म, फिर जो आया उसका मैग्नीट्यूड, तो वो आंसर 2 MB है। फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड MB माइनस इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड MB, सो MB माइनस MB दैट इज 0। क्या तुमको समझ में आ रही है हम क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ सर। आप सभी को समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। लैंग्वेज का खेल है। अगर आप लैंग्वेज में गड़बड़ करेंगे तो आप इसके जगह पे और इसके जगह पे उल्टा सीधा आंसर भरते रहिएगा। सो बी केयरफुल। दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज देखना है, मैग्नीट्यूड में चेंज देखना है, मैग्नीट्यूड में चेंज देखना। अरे यार मैग्नीट्यूड MB है, MB है, चेंज हुआ ही नहीं, 0। यहां क्या है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, सॉरी यहां क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जो चेंज इन मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड देखना है। तो चेंज इन मोमेंटम हुआ, डायरेक्शन बदला, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मोमेंटम हुआ, उसका मैग्नीट्यूड देखना है। तो 2M। बी केयरफुल, देख लो अच्छे से। कोई डाउट है बात करो, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। नो डाउट सर। बाकी सब कोई सही है? अब देखिए, मास्टर ब्लास्टर का जो बैट चला उसमें जो हुआ वो देखो। बॉल का इनिशियल डायरेक्शन, बॉल का फाइनल डायरेक्शन, बॉल का इनिशियल डायरेक्शन, बॉल का फाइनल डायरेक्शन। बोलो सही है? वो तो इस केस को सुटेबल नहीं है ना, ये केस तो नहीं लगेगा ना उस पर। नो सर। तो वैसे केस में अगर एंगल बना के बॉल आए और जाए तो क्या करेंगे? मान लो जैसे ये एक वॉल है, कभी किसी का बैट रहेगा, कभी बेसबॉल रहेगा, बेस का बैट रहेगा, समथिंग लाइक दैट। इधर से एक बॉल आया, इससे टकराया, फिर लौट गया। इस बॉल का मास m है, मान लो वेलोसिटी v है। ये बॉल का मास me है, वेलोसिटी v है। अब हम आपको यहाँ पे रोक के एक चीज बताना चाहेंगे। 10 में से लगभग 8 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 9 मान लो, 90% क्वेश्चन में स्पीड सेम रखा जाता है। ऐसा क्यों? स्पीड जब क्वेश्चन सेटर सेम रखता है ना, हम आपको बता रहे हैं आपको कैसे ट्रैप किया जाता है। जब क्वेश्चन सेटर स्पीड सेम रखता है तो जो बच्चा लोग एग्जामिनेशन फोबिया या फिर एग्जामिनेशन फीवर या फिर एग्जामिनेशन में डर की वजह से, नर्वसनेस की वजह से ये भूल जाता है कि मोमेंटम एक वेक्टर है, वो लोग तुरंत आंसर मार देता है 0। बात समझा? यस सर। इसलिए 10 में से 9 क्वेश्चन में स्पीड सेम रखा जाता है। आपको हम अभी बता रहे, बार बार बता रहे हैं, हर बार बताएंगे कि मोमेंटम एक वेक्टर है। कभी भी उसके मैग्नीट्यूड पे अकेले मत जाना, डायरेक्शन को लेके ही बात करना। बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि आ रहा है एक अलग स्पीड से, जा रहा है एक अलग स्पीड से, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस क्वेश्चन में ये रहेगा जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही देखता है सेम स्पीड, चेंज का वैल्यू 0 लिख देता है। लेकिन आपको सोचना है इट इज अ वेक्टर। मान लीजिए हम भी से ला रहे हैं, थीटा एंगल पे टकराया और थीटा एंगल से लौट गया। सर अगर अलग अलग स्पीड से आया तो अलग अलग ले लेना, सर अगर अलग एंगल से लौटा तो अलग एंगल ले लेना। समझा?
हम मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हम उसको चीज बता रहे, बात समझे? यस सर। तो अब आपको करना क्या है, आपको इनिशियल मोमेंटम लिखना है। तो पहले आप इनिशियल मोमेंटम बना लीजिए। देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, ये है उसका इनिशियल मोमेंटम जिसका मैग्नीट्यूड है mv। यहां से एंगल थीटा बना तो ये एंगल थीटा हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम का इधर वाला कंपोनेंट mv का cos थीटा, नीचे वाला कंपोनेंट mv का sin थीटा। तो जो भी हमारा इनिशियल मोमेंटम है अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो mv cos थीटा i कैप प्लस mv sin थीटा j कैप, j कैप की माइनस j कैप, सर माइनस j कैप, माइनस j कैप। ये इनिशियल मोमेंटम। थोड़ा फाइनल मोमेंटम को देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये रहा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में फाइनल मोमेंटम मैग्नीट्यूड। तो इसका भी mv है, डायरेक्शन थीटा, अगर कुछ और रहता तो ले लेते। mv का cos थीटा और नीचे की तरफ mv का sin थीटा। जब आप यहाँ पे फाइनल मोमेंटम लिखिएगा वेक्टर फॉर्म में, देन इट इज mv cos थीटा के साथ माइनस आई कैप और प्लस mv sin थीटा के साथ माइनस जे कैप। तो इनिशियल मोमेंटम आ गया वेक्टर फॉर्म में, फाइनल मोमेंटम आ गया वेक्टर फॉर्म में। सो अगर आपको चेंज इन मोमेंटम लिखना है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दो वेक्टर फॉर्म में। सॉल्व कर लोगे? यस सर। और इससे रिलेटेड तुमसे फिर बहुत सारा चीज पूछा जा सकता है। तुमसे यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड का मॉड निकालो, या तुमसे ये पूछा जाता है कि मॉड का चेंज निकालो। क्या इस क्वेश्चन में भी तुम मॉड का चेंज बता सकते हो? जीरो सर। जीरो। आने वाला भी मैग्नीट्यूड mb है, जाने वाला भी मैग्नीट्यूड mb है, तो मैग्नीट्यूड का चेंज जीरो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आपके पास होगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा। आपको क्वेश्चन मिलता है कि देखो बॉल आया, जिस वेलोसिटी से आया बैट्समैन उसको 60 डिग्री पे रिटर्न कर दिया, तो ये एंगल 60 है। यस सर। अब आपको इसके अकॉर्डिंग में फिगर उगर बना के अच्छे से बना के तब आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हर जगह आपको अच्छे तरीके से एक डायग्राम बनाना होगा, तब सोचना होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा है, सुनिएगा, जो हमसे अलग अलग बैचेस में पूछा भी गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें यह कहता है कि कोई एक बॉडी आया, सरफेस से टकराया, 45 डिग्री एंगल पे टकराया और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके रिटर्न कर गया। अरे भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। बोलो सही है? यस सर। तो 45 पे आया तो 45 पे ही ना लौटा। यस सर। तो हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि उसी के डाटा के हिसाब से आपको काम करना है। मेथड यही लगेगा जो आपको सिखा दी। कहीं कोई डाउट किसी को? देख लो इसको अच्छे से, कोई भी डाउट हो पूछ लो। कोई नहीं? नो सर। ठीक। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का रिलेशन। क्या हम लोग ऐसा पढ़े हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। देखो तो ठीक है? यस सर। लिख दे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर बाई m।
सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर और नीचे m, क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। बोलो सही है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, एकदम रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर 12 तक बहुत बार काम आने वाला है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। इवन एटॉमिक स्ट्रक्चर जब तुम बना रहे होगे उसमें भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसका काम है, डी ब्रॉगली इक्वेशन के अंदर इसका काम है, पढ़े हो सब? सर इस टाइप का नहीं बना है। अच्छा डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलो। लैम्डा इज इक्वल टू h by mv। mv मतलब लीनियर मोमेंटम। यस। तो आप अगर चाहोगे तो क्या यहां से p को नहीं हटा सकते हो? मोमेंटम इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। यस। कोई न्यूमेरिकल ऐसा जिसमें काइनेटिक एनर्जी का डाटा रहेगा तो क्या हम लोग जरूरी है कि काइनेटिक एनर्जी से m और v निकाले, सीधा जहां मोमेंटम है वहां √2m काइनेटिक एनर्जी पुट कर देंगे, आंसर आएगा। यस। चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो, हम तुमको ऐसे ही कोरिलेट कर देते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हो? यस सर। बताओ इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन सर E इज इक्वल टू mc²। हट, उसका काम नहीं ना आता फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आइंस्टाइन वहां एक थ्योरी दिए थे ना। हाँ सर, E इज इक्वल टू hc by लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस वर्क फंक्शन। हाँ सर। E मतलब इंसिडेंट रेडिएशन का, इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी, वर्क फंक्शन मेटल का। तो अगर आप एनर्जी E पुट कर दें और वर्क फंक्शन पुट कर दें तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन का जो फोटो इलेक्ट्रॉन है। यस सर। तो अगर हमको उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखना रहेगा तो क्या करेंगे? अरे सीधा इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे ना, जहां P लिखना है वहां √2m काइनेटिक एनर्जी पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे आंसर। यस सर। चलो आगे। नया बता दिए सर, इसको यूज करके देखेंगे। अरे देखना का है, 110% सही होगा, इसमें का है, वेरीफाइड ऑलरेडी। यस सर। लास्ट 20 इयर्स, टेंशन। आगे तो P इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। अब देखा एक्चुअली फिजिक्स में इसका दो तरह का क्वेश्चन होता है। फिजिक्स में इसका दो तरह का क्वेश्चन क्या है सुनना। इफ momentum is increased by 50%, find percentage increase in kinetic energy। अगर आप लीनियर मोमेंटम में 50% का इंक्रीज करते हैं, अगर आप लीनियर मोमेंटम में 50% का इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा? काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का मेथड सामने है आपके पास इक्वेशन। शुरुआत में मान लो काइनेटिक एनर्जी को सीधा p स्क्वायर बाय 2m लिख दो, ये शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी है, ये रहा। जब हम लोग ये इनिशियल वाला था, जब हम लोग फाइनल लिखेंगे तो क्या हम मोमेंटम में मोमेंटम का 50% जोड़ के लिखेंगे? यस। सब कोई बताओ, समझ में आया? यस। तो यहाँ पे छोटा सा एक कैलकुलेशन कर ले भाई। ये p प्लस p/2 का स्क्वायर बाय 2m आ गया, इसका मतलब ये 3p/2 मतलब 9/4 p स्क्वायर बाय 2m आ गया। बोलो सही लिख रहे हैं? यस। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 9/4 टाइम्स हो गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुमसे बोला गया है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा ये लाइन समझे सब कोई? यस। परसेंटेज इंक्रीज
कैसे बनाते हो? पहले इंक्रीज निकालोगे, फिर इनिशियल से डिवाइड करोगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या ये लाइन समझ में आ रहा है? यस इंक्रीज कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, डिवाइड करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। ऊपर नीचे p स्क्वायर बाय 2m को कॉमन निकाल के काट दो, तो बचा है 9/4 माइनस 1 इंटू 100। सॉल्व करो, 5/4 इंटू 100 सॉल्व करो, 125%। बोलो समझ में आया? यस सब कोई देखो जी, सब कोई देखो, अच्छे से देखो, समझ में आया? आवाज नहीं आ रही है, सबको समझ में आ रहा है? यस वैभव, नाज, दामिनी, हर्ष, ठीक। तो ये तुम्हारे पास लीनियर मोमेंटम का एक रिलेशन। अब जो हम अगला बदलाव करने जा रहे हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मेरा मोमेंटम 50% का इंक्रीज किया तो बनाने का मेथड सामने है, कहीं किसी को डाउट? नो सर नहीं। अगला क्वेश्चन, if momentum is increased by 4%, find increase in kinetic energy। अगर मोमेंटम में केवल 4% का इंक्रीज होता है, 40% 50% कोई बड़ा चेंज नहीं है, यहां पे एक छोटा चेंज है 4%, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ आपको ये बताना है। तो सर एक मेथड तो आप सिखा ही दी, यहां कर लेंगे सर p स्क्वायर बाई 2m, फिर कर देंगे p प्लस p का 4/100 और उसके बाद फिर ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही। सुन लो फिर से सर, यहाँ पे 50 की जगह 4/100 करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, अगर चेंजेस काफी स्मॉल होता है तो काम कैसे करें। इफ change is very small like that, we can use error analysis। हम लोग एरर एनालिसिस से भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं, लेकिन इस एरर एनालिसिस को यूज करने के लिए नेसेसरी है कि आपका चेंज जो है वो काफी छोटा होना चाहिए। क्या हम काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m को 1/2 p पे पावर 2 और m पे पावर -1 लिख सकते हैं? यस तो आप याद करो, क्या एरर में पढ़े हो डेल के बाई के इज इक्वल टू कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, भूल जाइए। पावर को आगे कीजिए, पावर को आगे कीजिए, पावर को आगे कीजिए, बोलिए याद आ रहा है? यस अब m पे पावर माइनस था तो माइनस को आगे करें कि मॉड आगे करें? मॉड डेल के बाई के into 100 is 2 times of del p by p into 100 plus 1 times of del m by m into 100। This is, ये रहा परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी, ये रहा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट में, 2 परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, ये मोमेंटम का परसेंटेज इंक्रीज है, और ये है 1 परसेंटेज इंक्रीज इन मास।
अब देखो मास का चेंज तो होगा नहीं, या अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो ले लेना, जनरली मास का चेंज होगा नहीं। तो अब तुम इस क्वेश्चन में देखो मोमेंटम का परसेंटेज चेंज 4% दिया है, मोमेंटम का परसेंटेज चेंज 4% दिया है, तो 4 पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8% आंसर होगा। यस सर। क्या सबको समझ में आया मेरी बात? यस सर। तो देखिए ये था आपके पास काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच रिलेशन। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर चेंज बड़ा परसेंटेज में रहेगा तो आपको इस ट्रेडिशनल मेथड से बना लेना है, और अगर चेंज स्मॉल रहेगा तो एरर एनालिसिस से सीधा आंसर लिख दीजिएगा। पी स्क्वायर है 2 है ना भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आगे बस हो गया। अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस प्रिंसिपल का ये एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिजिक्स में आज के बाद जब भी तुम पढ़ाई करोगे ना, जैसे वेक्टर कहीं बिना पूछे आ जाता है ना, बिन बुलाए मेहमान, बेसिक मैथमेटिक्स अपने से कहीं भी, उसी तरह लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहीं भी आएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। जब आपको लगेगा, जब आप थोड़ा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ ये मेथड यहां लगाना, ये लगाना, ये लगाना। ठीक है, तो याद रखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसपे बाहर से लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, बाहर से लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, वैसे केस में ये आपका डाउट हो सकता है, वैसे केस में इवेंट कोई हो रहा है, अगर क्या क्या इवेंट होता है देखो, जैसे बुलेट का फायरिंग, बॉम्ब का या क्रैकर का एक्सप्लोजन, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। हम कुछ एग्जांपल लिए हैं जो आपके लिए फेमस है, जो आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैरी करता है। ठीक है, पिस्टल से बुलेट का फायर होना, क्रैकर का इस तरह से धमाका करना, और कोई न्यूक्लियस का टूट जाना, इन सब फेनोमेनन पे अपने दिमाग पे जोर दो, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। ये जो बुलेट फायर हो रहा है वो पिस्टल और बुलेट का इंटरनल सिस्टम है जो बुलेट को फायर करता, बोलो सही है? यस सर। यस सर। क्रैकर जब बर्स्ट करता है, ब्लास्ट होता है, तो अंदर का वो जो एक्सप्लोसिव रहता है उस वजह से ये ऐसा ब्लास्ट करता, करेक्ट है? अंदर इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं। सिमिलरली न्यूक्लियस जब टूटता है तो वो भी इंटरनल फोर्सेस की वजह से टूटता है, एक्सटर्नल। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसपे बाहर से लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, हमेशा ध्यान रखना इवेंट होने के पहले, जैसे फायर करने के पहले सिस्टम का जो मोमेंटम था, फायर करने के बाद भी नेट मोमेंटम वही रहेगा, नेट मोमेंटम वही रहेगा। फिर से, फायर करने के पहले जो सिस्टम का मोमेंटम था, फायर करने के बाद भी सिस्टम का नेट मोमेंटम वही रहेगा। सर क्या बोल रहे हैं सर? अभी देखिए बुलेट तो आगे चल गया भाई, अगर जब तुम बुलेट फायर करता है तो देखा नहीं पिस्टल पीछे आता है? यस सर। अगर 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 बुलेट गेन किया है पॉजिटिव मोमेंटम तो याद रखना पिस्टल पीछे आता है। पीछे आने का कारण है कि दैट विल गेन नेगेटिव मोमेंटम, ताकि बुलेट के मोमेंटम को जब तुम पिस्टल के मोमेंटम के साथ ऐड करो वेक्टरली तो नेट मोमेंटम जीरो आ जाए, क्योंकि शुरुआत में रेस्ट में था। बोलो समझा? यस सर। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। थोड़ा स्टेटमेंट लिख लीजिए, कुछ स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसको पहले लिख लीजिए। लिखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, according to principle of conservation of linear momentum,
तुम लोग को दिख रहा है ना सब कुछ ठीक ठीक? यस According to principle of conservation of linear momentum, if any system is free from net external forces, if any system is free from net external forces, then net momentum of that system always remains conserved. Net momentum of that system always remains conserved. क्या मेरी बात समझ में आई? क्या बोले हम? यस अब इसका प्रूफ देखो। According to second law, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या हम लोग ऐसा पढ़े थे कि एफ नेट इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी। अगर आपका सिस्टम फ्री है, इज फ्री फ्रॉम नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, देन याद रखना कि एफ नेट की जगह पे जीरो पुट करे हुए डीपी बाई डी। एफ नेट की जगह पे जीरो डीपी बाई डी, एफ नेट की जगह पे जीरो डीपी बाई डी। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। लेफ्ट हैंड साइड में जीरो, राइट में डीपी बाई डी। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है अगर मोमेंटम हो कांस्टेंट। बोलो सही है? यस अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तभी ना उसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। यस कोई भी ऐसा सिस्टम जिसपे नेट फोर्स, बाहर से लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, हमेशा ध्यान रखना मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हमेशा ध्यान रखना मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या है? मोमेंटम कंजर्व का मतलब है सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में हमेशा सेम रहेगा। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में हमेशा सेम रहेगा। बढ़िया, इसी को आप कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी को आप कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम थोड़ा सा इसमें और एक एडिशनल चीज ऐड कर दें। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो सकता है एक्स एक्सिस में काम करे तो वाई में काम ना करे, या वाई में काम करे तो एक्स में काम ना करे। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन का नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। इज दिस क्लियर? अगर 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 नेट फोर्स एक्स का जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम एक्स का और फाइनल मोमेंटम एक्स का बराबर होगा। अगर एफ नेट वाई का जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम वाई का फाइनल मोमेंटम वाई के साथ बराबर होगा। आई होप सो समझ में आ रहा होगा हम क्या लिखना चाह रहे हैं। एक ही समय में एक्स का भी मोमेंटम कंजर्व और वाई का भी मोमेंटम कंजर्व, ये जरूरी नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि हो नहीं सकता, हम बोले ये दोनों तरफ एक ही साथ कंजर्व हो जाए, ये जरूरी नहीं है। एक्स में अकेले कंजर्व हो सकता है, वाई में उस समय नहीं रहेगा, या वाई में कंजर्व है एक्स में नहीं रहेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब देखिए ना, हम यहां से मान लीजिए ये है ना बुलेट फायर किया गया,
अब बुलेट जाएगा राइट, बंदूक जाएगा लेफ्ट। अगर कोई उसको पकड़ के नहीं रखा है तो बंदूक जाएगा लेफ्ट। लेकिन अगर ग्रेविटी का बात है तो बुलेट नीचे गिरेगा, बंदूक नीचे गिरेगा। तो वाई के डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि एमजी उसको नीचे खींच रहा। बोलो सही है? यस एक्स में कंजर्व है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि एक्स में कंजर्व होगा, वाई में नहीं, वाई में कंजर्व होगा, एक्स में नहीं। कभी कभी ऐसा भी होगा दोनों में कंजर्व रहेगा। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग इसका 3 एप्लीकेशन एक एक करके पढ़ेंगे। एक बार रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ गन या फिर रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये दोनों एक ही टॉपिक है। और उसके बाद एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब और क्रैकर कैसे काम करता है वो देखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां तक? हाँ जी। तो देखो हम लोग को जो आगे इसमें डिस्कशन करना है उसमें है आपके पास इसी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का। आवाज आ रही है मेरी? यस इसी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। सबसे पहला तुम्हारे पास रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ गन या न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन, दोनों एक ही तरीके से चलता है। देखो फायर करने के पहले अगर हम सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम तुमसे बोले तो वो सब रेस्ट में होने की वजह से 0 लिखोगे? यस ये पूरा। अब देखो फायर करने के बाद सोचो, तो मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का अगर आप यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का अगर आप यूज करते हैं तो आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर 0 है। यहां पे है मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अगर आप गन का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं इसको इधर ले आइए। मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ गन लिखिएगा तो माइनस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन होगा। बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें छिपा है, सो बी केयरफुल, अच्छे से देखो। तुमको ये खुद ही अंदाजा होगा, बाय नेचर तुम्हारे अंदर फिजिक्स कूट कूट के भरा है, कि आप बुलेट को जिधर भी फायर कीजिएगा गन उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। देखो ये माइनस साइन उसी का कंफर्मेशन है। वॉट एवर बी द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, गन का वेलोसिटी उसका माइनस होगा, मतलब अपोजिट होगा। सर मैग्नीट्यूड देख भाई, मान ले जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2 kg का गन है और 20 ग्राम का बुलेट है, वेलोसिटी 150 है, ये भी निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बुलेट। 20 ग्राम को केजी में बदल लो 0.02। वेलोसिटी ऑफ बुलेट में 150 आई कैप लिख दो, 150 आई कैप। और मास ऑफ गन में 2 kg लिखो, सॉल्व करोगे गन का वेलोसिटी आएगा। बोलो समझे? यस जो कॉन्सेप्ट आप बुलेट और गन का देख रहे हैं वही कॉन्सेप्ट किसी न्यूक्लियस का भी होता है। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, ये टूट के 2 अलग अलग मास में चला गया। एक मास m1 है, एक मास m2 है। m2 गया राइट की तरफ, m2 गया राइट की तरफ, तो m1 जाएगा लेफ्ट की तरफ। इस कॉन्सेप्ट को वहां लगाओ। अगर हम v1 लिखना चाहते हैं तो माइनस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 आएगा। यस तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा क्या? यस सभी को समझ में आ रहा है? यस चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बॉम्ब का एक्सप्लोजन देख लो।
का एक्सप्लोजन। मान लो जैसे कोई एक बॉम्ब यहां रखा है, इसका मास है 5m, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, भाई रखा है, वो टूट गया, वो ब्लास्ट कर गया, और जब वो टूटा तो 3 अलग अलग फ्रैगमेंट्स में टूट गया, 3 छोटे छोटे हिस्से में टूट गया। बोला कि आफ्टर एक्सप्लोजन m मास चला x एक्सिस की तरफ v स्पीड से, दूसरा m मास चला y एक्सिस की तरफ v स्पीड से, तो जो बच गया 3m मास, उसका वेलोसिटी क्या होगा बताइए। टोटल 5m था, एक m x की तरफ चला, दूसरा m y की तरफ चला, तीसरा थर्ड m जो बच गया 3m बच गया, वो किधर जाएगा, कितने वेलोसिटी से जाएगा, फाइंड आउट करो। तो बॉम्ब का एक्सप्लोजन भी तो एक तरह से इंटरनल फोर्स की वजह से होता है ना, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा। ऐसे केस में आप सिंपली अप्लाई कीजिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के साथ इक्वेट करो भाई। इनिशियल मोमेंटम तो 0 था और बम रुका हुआ था, फाइनल मोमेंटम में m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, m3 v3 वेक्टर। सो 0 इज इक्वल टू, देखो mv के साथ i कैप, फिर mv के साथ j कैप, और यहां 3m लिख दीजिए और v3 निकालिए। mv i कैप mv j कैप प्लस 3m v3। अब इस सिचुएशन में इसको इधर ले आओ, माइनस 3m v3, राइट में देखो mv i कैप mv j कैप, तो v3 विल बी इक्वल्स टू माइनस mv i कैप माइनस mv j कैप डिवाइडेड बाय 3m। सभी m को कैंसिल कर लीजिए, v3 will be equals to minus vi cap minus vj cap by 3। वेक्टर फॉर्म में पूछेगा, यही आंसर है। मैग्नीट्यूड बोलेगा, निकाल लेना मैग्नीट्यूड, जैसे पूछेगा वैसे आंसर दो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। क्या सबको समझ में आया कि बम का एक्सप्लोजन को हैंडल कैसे करना है? मतलब आपको अब फायर ब्रिगेड नहीं बन जाना है, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, लेकिन आपको मोमेंटम कंजर्वेशन समझ में आया सबको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। चलो ठीक, ये था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत काम आने वाला चीज है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है। अब इसी मोमेंटम का सहारा लेके एक और टॉपिक ऐड कर देंगे, नाम है इंपल्स। नाम है इंपल्स। चलो आज शुरुआत वाला फिगर देखते हैं। हाँ यहाँ देखो, सचिन तेंदुलकर, वो सारा चीज जो तुम अभी पढ़े हो उसको इस पे लगाओ। बॉल का इनिशियल मोमेंटम देखो, बॉल का फाइनल मोमेंटम देखो, बैट का पंच देखो, बैट जब बॉल को हिट करता वो देखो, बैट जब बॉल को हिट करता है तो एक लार्ज फोर्स बॉल पे लगता है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बोलो सही है? यस। फिर से, बैट जब बॉल को हिट करता है तो आप गौर कीजिए कि एक बहुत बड़ा फोर्स काफी छोटे समय के लिए बॉल पे काम करता। बोलो है कि नहीं? यस। इसी को इंपल्स कहते हैं। जब भी कोई लार्ज फोर्स किसी जगह पे, किसी बॉडी पे, किसी सतह पे, जैसे आप हथौड़ी लेके कहीं ठोक रहे, वहां भी यही हो रहा है। आप एक लार्ज फोर्स को काफी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी सरफेस पे अप्लाई करते हैं। दैट पर्टिकुलर फोर्स मल्टीप्लाइड विथ दैट स्मॉल टाइम, फोर्स को स्मॉल टाइम से, अभी देखो जैसे बॉल जो है वो बैट के साथ 0.1 सेकेंड के लिए कांटेक्ट में आया होगा, बॉल जो है बैट के साथ 0.1 सेकेंड के लिए कांटेक्ट में आया होगा,
तो फोर्स को बैट के फोर्स को जब आप उस स्मॉल टाइम डेल टी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज कॉल्ड इंपल्स, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंपल्स मतलब जनरल भाषा में बात करो तो फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। फोर्स को जब आप स्मॉल टाइम इंटरवल से, कौन सा टाइम, जितने देर के लिए फोर्स काम किया, कांटेक्ट में रहा, उसको हम लोग कहते हैं इंपल्स। देखो जैसे एक एग्जांपल, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, ऐसे आप राइट हैंड से मारे तो एक लार्ज फोर्स काफी शॉर्ट इंटरवल के लिए यहाँ पे कांटेक्ट में आया, इसको कहते हैं इंपल्स, एफ इंटू डेल टी। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस। So you have a topic impulse. When any large force is acting for short interval of time, when any large force is acting for short interval of time, then product of force and time is called impulse. Then product of force and time is called impulse. उसको हम लोग impulse कहते हैं। अब आपके पास हम छोटा छोटा चार मेथड हम आपको दिखा रहे हैं, 4 पॉइंट आपको बता रहे हैं। इंपल्स का हर क्वेश्चन वहीं से बनता है, बस आपको वो 4 पॉइंट आपको समझ में ना। देखिए सबसे पहला, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, जैसे हम तुमको बोले कि देखो जी ये जो है वो इसको हिट किया, ये 10 न्यूटन का फोर्स 0.1 सेकेंड के लिए फिंगर पे लगाया, ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना इंपल्स होता है एवरेज इंपल्सिव फोर्स इनटू डेल टी। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, तो सीधा उसको टाइम गैप से, जो टाइम के लिए वो काम कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंपल्स हो जाएगा। इंपल्स इज इक्वल्स टू एफ डॉट डेल टी, एफ एवरेज कांस्टेंट इंपल्सिव फोर्स, इसको इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। ये इंपल्स है, ये इंपल्सिव फोर्स है, ये इंपल्स है, ये इंपल्सिव फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो सीधा फोर्स को स्मॉल टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, इंपल्स आता है। दूसरा देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स वेरिएबल हो। अभी तक तो फिजिक्स में दिमाग काम करने लगा होगा कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंपल्स निकालने के लिए है कोई वर्ड तुम्हारे पास? डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन। एक्चुअली कैलकुलस आप यूज करेंगे तो आप लिखेंगे इंपल्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डेल टी। आप उस केस में फोर्स का जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि देखो भाई एक फोर्स है, वो लिखा है 2t स्क्वायर, फाइंड इंपल्स बिटवीन 0 to 2 सेकेंड्स, 0 से 2 सेकंड के बीच इंपल्स निकालो। तो भाई यहाँ f के जगह 2t स्क्वायर लिख दो, 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या बोलो, समझा? नहीं आया आवाज? आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ तो देखो, अगर हमारे पास फोर्स है ना वेरिएबल रहा, टाइम का फंक्शन रहा, तो इंपल्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी। एफ के जगह पे 2t स्क्वायर पुट करोगे यहाँ पर और उसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से 2 सेकंड तक। अभी बात मेरी समझ में आ रही है क्या हो रहा है? यस। ठीक। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या होता है।
क्या हम लोग ऐसा पहले पढ़ रखे हैं कि F इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी? यस सेकेंड लॉ। तो डेल टी को अगर तुम लेफ्ट में लाओगे तो ये डेल पी के बराबर होगा। अब जरा दिमाग दौड़ाओ, एफ डॉट डेल टी जो है वो तो हमारा इंपल्स है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि इंपल्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चेंज इन मोमेंटम निकाल देना है। इंपल्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चेंज इन मोमेंटम निकाल देना है। क्या करेंगे सर? अरे यार फाइनल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिख लो, उसमें से इनिशियल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में माइनस कर दो। तो देखो तीन मेथड। अगर फोर्स कांस्टेंट रहा, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फोर्स कांस्टेंट दिया है, तो एफ डॉट डेल टी का सहारा लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में फोर्स वेरिएबल दिया है तो कैलकुलस का सहारा लीजिए। अगर कहीं मोमेंटम का डाटा दिया है, जैसे अभी हम बोल देंगे कि सचिन तेंदुलकर जो मोशन आपको हम दिखा रहे थे उसमें बताओ कि वो कितना इंपल्स लगाया बैट से। तो अभी जो बैट से जो डाटा दिख रहा है उसमें है ना मास, वेलोसिटी, एंगल से तुम एफ नहीं निकाल पाओगे। एक्चुअली तुम क्या निकाल पाओगे? मोमेंटम निकाल पाओगे। बोलो सही है कि नहीं? यस तो अगर मोमेंटम का डाटा है तो जो थर्ड पॉइंट आपको पढ़ा रहे उसको यूज करना है। अगर मोमेंटम का डाटा है तो आपको इसको यूज करना है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो इसको यूज करना है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इसको यूज करना है। और चौथा ये कि कभी कभी आपको ग्राफ दे सकता है फोर्स और टाइम के बीच। कोई भी ग्राफ, किसी भी शेप का ग्राफ दे सकता है, कोई भी शेप का ग्राफ दे सकता है जिसका एरिया आपको आना चाहिए। बस ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, कुछ भी। तो याद रखना ये जो अंदर का एरिया दिखाई दे रहा है ना वही इंपल्स है। एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, ये इंपल्स के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? कोई भी न्यूमेरिकल इंपल्स का उठा लीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल इंपल्स का उठा लीजिए, याद रखिए इन्हीं चारों से बनेगा। कांस्टेंट फोर्स ऐसे जाना, वेरिएबल फोर्स ऐसे जाना, अगर हमारे पास मोमेंटम का डाटा रहा ऐसे जाना, अगर ग्राफ रहा तो इससे जाना। अब कभी कभी क्या होता है जब आप स्कूल से हट के है ना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, कंपटीशन क्या करता है? दो पॉइंट को मिला देता है। दो पॉइंट को मिला देता है मतलब सर, चलिए सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर से ही क्लास खत्म करते हैं। बॉल का मास था 100 ग्राम, वो है ना 100 माइल पर आवर से आके है ना बैट को हिट किया, 90 माइल, 92 माइल, ऐसा बैट को हिट किया और उतना ही तेज शॉट मारा, लगभग है ना उसी स्पीड से है ना बॉल को रिटर्न कर दिया। कितने एंगल पे रिटर्न किया? 60 डिग्री एंगल पे किया। तो आप जब 20 से कर लेंगे तो इधर का भी 30, इधर का भी 30 मिलके, क्या ये डाटा सफिशिएंट है डेल पी निकालने के लिए? अरे बोलो। सर क्या बोल रहे थे सर, ये क्या क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग में? हम बोले मास दिया है, वेलोसिटी दिया है और एंगल दिया है। तो क्या ये डाटा सफिशिएंट है मोमेंटम का चेंज निकालने के लिए? ये यस सर। अब अगर हम तुमसे बोल दे कि ठीक है भाई बताओ कि बॉल पे कितना इंपल्स लगा, तो जो तुम डेल पी निकाल लोगे वही इंपल्स हो जाएगा। सही है ना? यस। अच्छा, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा और डीप करते हैं। अगर हम तुमसे बोलेंगे कि बॉल जो है वो बैट के साथ 0.1 सेकेंड के लिए कांटेक्ट में है, तो बताओ बैट उस पे कितना फोर्स लगाया। बताओ बैट उस पे कितना फोर्स लगाया। तो क्या ये न्यूमेरिकल तुमको थर्ड पॉइंट और वन पॉइंट का कॉम्बिनेशन ही दिख रहा है? यस। थर्ड पॉइंट से इंपल्स निकाल लिए, उसको यहां पुट कर देंगे, डेल टी से डिवाइड करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। आवाज आई? आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। तो हाँ ना बोल दो यार, हाँ ना बोल दो। हाँ सर, वो नेटवर्क कट गया था सर।
तो थर्ड पॉइंट से इंपल्स आया, थर्ड पॉइंट का इंपल्स यहां पुट कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स आएगा। यस सर। ठीक, तो ये था आपको इंपल्स। इतना आपके सामने आज का डिस्कशन था, लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स। अगले दिन जब बैठिएगा, मोमेंटम का जो क्वेश्चन बनाना है बना के बैठिए। आपके ऊपर है ना, वर्कलोड बढ़ते जा रहा है, सो जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल बनाओ।